अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समझेंगे। तो पहले ये देखना है कि व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। आज हम इस थ्योरी का मुकम्मल ऑपरेशन करेंगे। आपने नोटबुक खोल लेनी है और किताब भले एक साइड पर रख दीजिएगा, बड़ी तवज्जो से नोट करना है। तो बेटा याद रखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन वो मैथमेटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। The method or technique which is used to prove mathematical statements यानी relations, फार्मूले, theorems, etc. एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो मैथमेटिकल टेक्निक जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाए, वो टूल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाए, उस टूल को, उस औजार को हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहां पर कुछ चीजें हिडन हैं। एक तो ये है कि व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, समझना है। दूसरा, व्हाट इज मेंट बाय इंडक्शन। ये दो चीजें आपको सीखना है। रिलेशन तो आप जानते हैं ना क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ही रिलेशंस हैं। तो पहले हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझते हैं। आप मुझे बताइएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के लिए 1 + 2 कितना होता है? शाबाश। 1 + 2 कितना होता है? दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है? हम कहेंगे ये प्रोपोजिशन ऑफ 2 है। प्रोपोजिशन का मतलब क्या हुआ? सिंपली मान लें स्टेटमेंट, वरना ये तजवीज होती है। उर्दू में इसे कहते हैं तजवीज पेश करना। और यहां तजवीज क्या पेश की गई है कि दो नेचुरल नंबर्स का सम, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का, दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो इतना होता है। और 5 नेचुरल नंबर्स का जो कंसेक्यूटिव है वो कितना होगा? आप बताइए। 13। आप इसे कहेंगे प्रोपोजिशन ऑफ 5। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं प्रोपोजिशन ऑफ 50 कितना है, मुसीबत पड़ जाएगी ना। 1 + 2 + 3, आखिरी टर्म क्या लेनी है? 50। और जरा बैठ के हिसाब लगाइएगा कि इनका सम कितना होगा। नहीं आता ना? और अगर मैं यहां पर प्रोपोजिशन ऑफ n कहूं, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स है। ज़हन में रखिएगा, n का मतलब क्या है? n = नंबर ऑफ टर्म्स। यहां तो 50 टर्म्स दी थी, मुसीबत पड़ गई। अगर फर्ज करें कि आपको कहा जाए कि 9999 इतनी टर्म्स का सम कीजिए, तो मुसीबत पड़ेगी बहुत बड़ी या कम? यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 3 दी हो तो आसानी है, 5 दी हो तो आसानी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो तो फिर मुश्किल। लेकिन आपने बाकायदा सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखी है। ये अरिथमेटिक सीरीज है। इसकी ये जो है ये nth टर्म है। कैसे आई? आप जानते a = 1, d = 2 - 1, और नंबर ऑफ टर्म्स इसने कहा है n है। तो हमारे पास tn का फार्मूला है a + n - 1 × d। तो हमने इसकी लास्ट टर्म फाइंड कर ली।
तो Tn आपके पास जो है वो आ गई ये, जनरल टर्म भी इसे कहते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि जनाब इस सीरीज का सम फाइंड करें, तो इसके सम के दो फार्मूले हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दीजिए, या n/2 इंटू a प्लस tn बोल दीजिए। n/2, a की जगह 1, tn की जगह n, तो इसका जो सम होगा होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए कितनी आसानी है। अगर वो कहता है कि n की जगह 50 है, तो यहाँ 50 लिख दीजिए, यहां भी 50, यहां भी 50, तो आपका ये इससे कैंसिल होगा, तो 25 इंटू 51 आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा ये जो आपके पास है प्रीपोजिशन, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है जिसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। देखिए फार्मूले भी तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। थ्योरम्स भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, उन्हें हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, क्लियर हुआ? अब सोचिए, अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ना हो, जस्ट स्टेटमेंट हो, एक बयान हो, बयान है शोएब खाना खाता है, ठीक है, और शोएब एक इंसान है, ह्यूमन है, तो कंक्लूजन क्या निकला, इंसान खाना खाते हैं। शोएब खाना खाता है, शोएब जानदार है, तो कंक्लूजन क्या निकला, जानदार खाना खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट है ना जिससे हमने कंक्लूजन निकालना है। तो याद रखिएगा, जब हम किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो इस फिनोमिना को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन हमने अंदाजा लगाया ना, जैसे हमने अंदाजा लगाया कि जनाब नतीजा निकाला इन्फेंट्स मिल्क पीते हैं। कैसे अंदाजा लगाएंगे, किसी इन्फेंट को देखेंगे वो दूध पीता है, कैसे, फर्ज करें किसी बच्चे का नाम है अरहम, अरहम ड्रिंक्स मिल्क, और सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, अरहम इज एन इन्फेंट, तो ऑल इन्फेंट्स ड्रिंक मिल्क। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो दरअसल अंदाजे होते हैं, इन्फ्रेंस होते हैं, और इन्फ्रेंस दो तरह के होते हैं, एक इन्फ्रेंस कहलाता है इंडक्शन और दूसरा इन्फ्रेंस कहलाता है डिडक्शन। प्योर थ्योरी है ना। इंडक्शन याद रखिएगा, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट को जनरलाइज स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये उल्टी है कि जनरलाइज स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आता हूं मैथमेटिकल इंडक्शन पर, आता हूं वो टूल सिखाता हूं जिसकी मदद से आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट का प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना कि अरहम ड्रिंक्स मिल्क एंड अरहम इज एन इन्फेंट और ऑल इन्फेंट्स ड्रिंक मिल्क। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट जाता हूं, मुझे आम की पेटी मिलती है, वो खोले बगैर कहता है इसमें आम मीठे हैं, मैं पहला आम निकालता हूं, चखता हूं, तो मैं कहता हूं सिंधड़ी इज स्वीट। अब कोई मुझसे पूछता है ये कौन सा आम है, तो मैं कहूंगा दिस मैंगो इज सिंधड़ी। अच्छा, फिर मैं एक और आम निकालता हूं, कहता हूं दिस इज आल्सो स्वीट। एक और आम निकालता हूं रैंडमली, दिस इज स्वीट। तो मेरा आइडिया क्या होगा, उस पेटी में सारे आम क्या हो गए, मीठे हो गए।
मैंने पहले पहला आर्म चेक किया, पहली टर्म पहला आर्म चेक किया, फिर मैंने दूसरा आर्म चेक किया, फिर मैंने तीसरा आर्म चेक किया, फिर मैंने चौथा आर्म चेक किया। और अगर मैं 4 आम चेक करने के बाद पूरी पेटी में से कोई 10वां आम निकाल के चेक करना चाहूं और मैं कहूं कि भाई ये 10वां मीठा अगर हो तो 11वां भी मीठा होगा, इसका मतलब सारी पेटी जो है आमों की मीठी है। तो मैंने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज्ड आइडिया में कन्वर्ट कर लिया। और ये गलत भी हो सकता है, बेईमानी भी तो कर सकता है ना वो। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहता है कि एयर ब्लू का टिकट सस्ता है, या वो मुझे कहता है कि एयर ब्लू का टिकट कम है और वो लेट होती है, तो मैं कहता हूं कि ये सस्ती एयरलाइन है इसलिए लेट होती है। नतीजा कहूंगा सारी सस्ती एयरलाइन जो है वो क्या होती हैं, लेट होती हैं। भाई अगर मैं किसी क्लास में जाता हूं और क्लास में जाके चेक करना चाहता हूं, मैं पहले लड़के को उठाता हूं और पहले लड़के से सवाल करता हूं, वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देता है, मैं कहता हूं ये जीनियस है। दूसरे को चेक करता हूं, ये भी जीनियस है। अब मैं कहता हूं कि अगर 8वां बच्चा भी जीनियस हुआ ना तो 9वां भी जीनियस होगा। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। अगर 8वां भी जीनियस हुआ तो 9वां भी जीनियस होगा। अगर 8वां भी जीनियस हुआ तो ये जाहिर करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि 9th स्टूडेंट भी जीनियस है। और वाकई में साबित कर देता हूं उसे चेक करके कि 9th भी जीनियस है, तो मैं क्या बोलूंगा, पूरी क्लास जीनियस है, उसमें वो नालायक भी जीनियस हो जाएगा। ये है किसी एक की मदद से, ओवरऑल किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की मदद से हम अपने आइडिया को जनरलाइज कर लें। और याद रखिएगा किसी जनरलाइज आइडिया की मदद से हम स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में राय रखें, दिस इज डिडक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। तो हमने दो चीजें सीख ली, व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज इंडक्शन। इन्फेरेंस अंदाजा है, ठीक है ना। इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। यानी इसका जो फ्लो होता है वो आइडिया से ऑब्जर्वेशन की तरफ होता है। डिडक्शन जो है किसी आइडिया को ऑब्जर्व करने पर हासिल होती है, और ये जो है ऑब्जर्वेशन को आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दो टूल्स हैं, याद रखिएगा। ये एजुकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, एजुकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं, ये रीजनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, ये इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, ये फिजिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। फिजिक्स, जैसे आपने कैपेसिटर पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी दूसरी प्लेट से नेगेटिव चार्ज भाग जाता है, यानी उस पर इंड्यूस हो जाता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ा जाए और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके पहली प्लेट को नेगेटिव कर दे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम कहेंगे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, फर्स्ट प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से सेकंड प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया। इसी तरह किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब किसी रॉड को, कंडक्टर को इस तरह मूव किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है, उसमें करंट पैदा हो जाता है। इस करंट को कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो फिजिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इज इट क्लियर बेटा? अभी हम सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। मैंने कहा ना आज का पीरियड जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल है, क्योंकि कल मैंने आपकी क्लास में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से अच्छा नहीं पढ़ाया था। मैं इस तरह से पढ़ाता ही नहीं हूं। मैंने आपको ये बताया कि अच्छा, यहां मैं एग्जांपल दे देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोपोजिशन है, वही ले लीजिए। आप मुझे ये बताइएगा इस प्रोपोजिशन में n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये भी याद रखिएगा, बहुत लाजमी है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बहुत लाजमी है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। इस प्रोपोजिशन को हम Pn कहेंगे। इस स्टेटमेंट को आप Sn भी कह दें। अगर मैं कहूं n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं कहूं कि एक टर्म का प्रोपोजिशन बनाओ, तो ये एक टर्म है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से लोगे तो 1 लोगे, ये वाला। और राइट हैंड साइड में क्या करोगे? दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर 1 लिखोगे। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अपॉन 2, यानी ये हो गया 2 2 से कैंसल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स बराबर हो गई। अगर मैं प्रोपोजिशन ऑफ टू टर्म्स बोलूं तो P2, प्रोपोजिशन ऑफ टू टर्म्स का मतलब ही ये दो टर्म्स। तो लेफ्ट साइड से आप 1 प्लस 2 लोगे और राइट साइड में n की जगह 2 पुट करोगे। इस तरह ये 2 2 से कैंसिल हो गया। तो देखो 3 इज इक्वल टू 3 क्या जाहिर करता है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर हो गई। अगर आप प्रोपोजिशन आप 3 टर्म्स लेते हो तो क्या करोगे? इन 3 टर्म्स को लोगे ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, और राइट साइड लेफ्ट साइड से 3 टर्म लोगे और राइट साइड पर क्या करोगे? n की जगह 3 पुट कर दोगे। तो ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा। आप जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ? 6। और राइट साइड भी क्या हो गई? 6। तो यहां भी पता चला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम करते जा सकते हैं, करते जा सकते हैं। मकसद आपको इसके इनिशियल स्टेप्स सिखाना है, लेकिन इस तरह करना नहीं है। मैं आपको पहले सिर्फ रफ तरीके से सिखाऊंगा। बेटा रफ तरीके से नोट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न से दो मुख्तलिफ तरीकों से मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का प्रूफ सिखाऊंगा, दो मुख्तलिफ तरीकों से। उसमें बोर्ड के एग्जाम में कौन सा करना है वो भी आपको बताऊंगा। नोट कर लिया बेटा आपने? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका होमवर्क है कि प्रोपोजिशन आप 4 टर्म्स करो, तो क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू ज़ा 4। तो आपके पास लेफ्ट साइड पर जो है वो कितना आया? 10। और राइट साइड पर देखो 5 इंटू 2 10। इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल है। इस टोके बेटा समझ आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। हेडफोन लगा रखा है, स्क्रीन बड़ी है, डेडिकेटेड हो, नोट कर रहे हो। सीखना आपने खुद है, सिखाना मैंने है, सीखना आपने है। पढ़ाना मैंने है, पढ़ना आपने है। और अगर मैं पढ़ाता हूं और आप नहीं पढ़ते हो तो ये ज्यादती नहीं, अपने साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। पढ़ाना मैंने है, कंफर्म ना? पढ़ना आपने है। अच्छा याद रखिएगा, मेरी जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले को टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के। ये वो वक्त नहीं है कि कहा जाए कि मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे ट्यूशन चाहिए। ट्यूशन तो जुल्म है, स्पून फीडिंग है, डिपेंडेंसी है। यकीन कीजिए डिपेंडेंसी है। हाँ, फायदा थोड़ा सा ये है कि ट्यूशन से आपका टाइम बच जाता है, लेकिन आपको टाइम बाद में खुद भी तो लगाना होता है ना। अब आपको ट्यूशन मिल जाए और आप कुछ ना करो। यहां तक नर्सरी KG1 के बच्चे को ट्यूशन में डाल दिया जाता है। उसके ज़हन में बिठा दिया जाता है कि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, माजूर कर दिया जाता है। यकीन करें वो अपने ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है।
जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म जो है किसी इंसान पर डिपेंडेंसी है। इंसान काम के लिए किसी का डिपेंडेंट हो जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस जाता है, सबसे अहम है उसमें कॉन्फिडेंस जाता है। आइए हम मैथमेटिकल इंडक्शन सीखते हैं और आखिर में मैं इसका प्रिंसिपल सिखाऊंगा, आखिर में प्रिंसिपल। चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पहले लिख लें। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम सीखने जा रहे हैं वो पहले लिख लें। इफ पी एन इज अ प्रोपोजिशन, तजवीज है अबाउट एन आ नेचुरल नंबर। अगर पी एन कोई स्टेटमेंट हो नेचुरल नंबर से मुतल्लिक, ये भी लाजमी है, सच दैट नंबर वन पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? P1 इज ट्रू। n याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स हैं। P1 अगर ट्रू है, नंबर टू एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। क्या मतलब हुआ? Pk is true. This implies that Pn is also true for n is equal to k plus 1। यानी फाइनली साबित हो गया कि pk plus 1 is also true। What is pk and what is pk plus 1? तो हम कहेंगे then Pn is true for all natural numbers n। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि अगर Pn जो है वो प्रोपोजिशन हो नेचुरल नंबर्स की, तो P1 अगर ट्रू है और मान लिया जाए कि Pk भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Pk प्लस 1 भी ट्रू है। अब ये Pk और Pk प्लस 1 क्या है, आइए सीखते हैं। सवाल पैदा होता है व्हाट इज Pk एंड व्हाट इज Pk प्लस 1। व्हाट इज Pk, इंडियन फिल्म नहीं, एंड Pk प्लस 1। चलिए उसी का इंस्पेक्शन करते हैं, उसी स्टेटमेंट का जो मैंने आपको बताई। ये आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मुझे ये बताइएगा कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? n। अच्छा, अगर इसके दरमियान में आपको लिखना पड़े कि ये टर्म जो है 99 है, फिर उसके बाद क्या होगी 100, फिर क्या होगी 101 एंड सो ऑन, तो ये बेवकूफी नहीं होगी? अच्छा, 99 से छोटी कौन सी है? एग्जैक्ट छोटी नेचुरल नंबर 99 से छोटा 98 है ना? अच्छा, अब मान लीजिए दिस इज, या मान लीजिए दिस इज, या मान लीजिए दिस इज, या मान लीजिए दिस इज, मान लीजिए दिस इज के, तो के इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो है आपके पास अगली टर्म जो है ये क्या होगी? के प्लस 1। हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1, ऐसे ही प्लस के प्लस 2, इससे पीछे वाली को के माइनस 1, और इस तरह से लास्ट टर्म को मैंने n कहा। तो k और k प्लस 1 इसकी कोई टर्म्स हैं, यानी k भी नेचुरल नंबर है और k प्लस 1 भी नेचुरल नंबर। तो बेटा गौर कीजिएगा कि k जो है यहाँ 99 है और 99 नेचुरल नंबर है। k मींस नेचुरल नंबर, k का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। अब यहाँ पर प्रोपोजिशन ऑफ k क्या है? तो बेटा यहां से लेकर यहां तक सारी प्रोपोजिशन जो है ये होगी प्रोपोजिशन ऑफ के, और इसको हम कहेंगे kth टर्म।
क्या होगी ये kth टर्म, ये आपके पास क्या होगी k प्लस 1th टर्म, और आप इसको कह सकते हैं tk प्लस 1। और ये जो प्रोपोजिशन है यहां से लेकर यहां तक, दिस प्रोपोजिशन इज कॉल्ड pk प्लस 1, और यहां से लेकर यहां तक क्या है pk प्लस 2, और यहां से लेकर यहां तक क्या है pn। अब हमें सीखना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स क्या होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, इंडक्शन बेस, जिसे इंडक्टिव बेस भी कह सकते हैं, या बेस स्टेप भी कह सकते हैं, या बेसिक स्टेप भी कह सकते हैं, और ये हमेशा P1 होता है। यानी पहला आम चखेंगे और कहेंगे कि अगर ये मीठा है, फिर दूसरा आम चखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एज्यूम कर लेंगे कि अगर 12वां आम मीठा हुआ तो 13वां भी मीठा होगा, और कंक्लूजन दे देंगे कि पूरी आम की पेटी मीठी है। अगर पहला लड़का चेक करेंगे, पहला स्टूडेंट चेक करेंगे कि ये स्टूडेंट जीनियस है, दूसरा भी चेक कर लीजिए जीनियस है, आप कहेंगे 8वां अगर जीनियस हुआ ना तो 9वां तो कंफर्म जीनियस है। इसका मतलब है कि अगर 8वां जीनियस है तो ये हाइपोथेसिस हुआ, ये पेशगोई हुई। तो सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये है पी के। और थर्ड जो है कंफर्मेशन के लिए होता है, और ये है इंडक्टिव स्टेप। इसमें लेट करेंगे पी के इज ट्रू। सेकंड स्टेप में आप लेट करते हैं पी के इज ट्रू, तो दिस इंप्लाइज दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इसका मतलब है पूरी पेटी आम की मीठी है। तो चौथा स्टेप जो है कंक्लूजन होता है, फाइनल आइडिया है, और ये है पी एन इज ट्रू। ये हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 4 स्टेप्स जो आपने जहन में बिठाने हैं। आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रपोजिशन दे रखी है, बड़ी फेमस है, हर टेक्स्ट बुक में, हर मुल्क की हर टेक्स्ट बुक में ये दे रखी है, और हर टीचर इसी से स्टार्ट करता है। ये कहलाएगी प्रपोजिशन अबाउट द नेचुरल नंबर n। यहां n का मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, जिसे बेस स्टेप भी कहते हैं। और इसके लिए हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, लेकिन ऐसा नहीं है। n की जगह 1 रख दें, ठीक है, लेकिन n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो इक्वेशन 1 आपके पास जो होगी उसमें बताइएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक ली जाए तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 कहूं तो मुझे क्या करना होगा, 2 टर्म लेना होंगी। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 कहूं तो मुझे क्या करना होगा, 3 टर्म लेना होंगी। और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, इसलिए राइट साइड पर भी मुझे 3 ही लिखना होगा n की जगह। लेकिन यहां पर आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म ली और राइट साइड पर n की जगह आपने 1 लिखा। दोनों साइड्स बराबर हो गई। आप n की जगह 2 लेते, कॉन्सेप्ट सही रखते हुए, तो तब भी दोनों साइड्स बराबर हो जाती। तो आपने यहां इस के लिए लिखा Pn इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू 1 या P1 इज ट्रू। ये आपका स्टेप 1 है और हर क्वेश्चन में ये स्टेप सेम है। अच्छा, आप यूं भी कर सकते हैं कि n की जगह 1 लिखिए, लास्ट टर्म की जगह n की वैल्यू पुट कीजिए, फर्स्ट टर्म ही आएगी। n की जगह जो भी पुट करेंगे, सॉरी n की जगह 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आएगी, n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी। और ये गलत हो जाएगा। n की जगह 2 पुट करने पर यहाँ प्रोपोजिशन है 1 प्लस 2, P2 का मतलब है 1 प्लस 2, P4 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। रिपीट कर दूं, यहाँ P1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, P2 का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म है, P3 का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड टर्म है, P4 का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। तो यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये तो आपका बेस स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 जो है, याद रखिएगा, स्टेप 2 इसे इंडक्टिव हाइपोथेसिस या इंडक्शन हाइपोथेसिस कह दीजिएगा। आपने इस हाइपोथेसिस में एज्यूम करना है कि Pn is true for n is equal to k, या आप यूं लिख सकते हैं Pk is true। Therefore इसे इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3। आपने n की जगह k लिख देना है और राइट साइड पर भी n की जगह k ही आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। इसे आपने इक्वेशन 2 कह देना। इस टोके नोट कर लीजिएगा। ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, मैं इसे इंडक्शन हाइपोथेसिस लिख रहा हूं, कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा हर्ज है। हर क्वेश्चन में स्टेप 1 करना बहुत आसान है, स्टेप 2 करना भी बहुत आसान है। स्टेप 2 में करना क्या है, सिर्फ n की जगह आपने k ही तो पुट करना है। स्टेप 3 ये साबित करने के लिए, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, यानी दैट इज टू प्रूव pk plus 1 is true। ये साबित करने के लिए कि Pn ट्रू है n is equal to k plus 1 के लिए, या हम ये साबित करेंगे कि pk plus 1 is true। किसकी बेस पर करेंगे, इंडक्टिव हाइपोथेसिस की बेस पर करेंगे। तो हमारे पास ये जो है, याद रखिएगा, दिस इज द pk, ये क्या है, pk, pk टून। अच्छा, ये k टर्म्स का कितनी टर्म्स हैं, k हैं, इनका सम है। अगर आप एक टर्म और इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपके पास जो असल में क्वेश्चन था वो था इस तरह से, ये नोट नहीं कीजिएगा, असल क्वेश्चन तो ये था। मैं इसे यहां लिख देता हूं। ये क्या थी, ये थी Pn, ज़हन में रखिएगा। अब सोचिए, अगर आप pk कहते हो तो ये इस तरह से लिखी जाएगी, और अगर आपने pk प्लस 1 करना है तो इसमें एक टर्म और ऐड करनी है। ये पूरी क्या है, दिस इज pk, आपने इसमें एक टर्म और ऐड करनी है, और एक टर्म और ऐड करने का तरीका ये है कि यहां जो लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म की जगह आपने क्या करना है, इस लास्ट टर्म में n की जगह आपने k प्लस 1 रख देना। जब आप इसे बढ़ाएंगे ना, इसे k प्लस 1 करेंगे, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह k प्लस 1, और यहां k प्लस 1 करना पड़ेगा
यानी आपको यहां भी n की जगह k+1 पुट करना पड़ेगा, यहां भी और यहां भी। तो आपने pk+1 लिखनी है 1+2+3, यहां तक तो pk थी ना, एक टर्म और ऐड करनी है, और टर्म ऐड करने का तरीका मैंने बताया था, लास्ट टर्म, दिस इज nth टर्म, लास्ट टर्म जो है उसकी जगह आपने क्या करना है, k+1 पुट कर देना है। लास्ट टर्म में n की जगह k+1 पुट करना है, दिस इज k+1th टर्म, और इसे आप k+1 कहेंगे। तो आपने इसमें एक टर्म ऐड कर देनी है, नेक्स्ट टर्म, और याद रखिएगा जब आप एक टर्म ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ जाएंगी। n पहले k थी, n पहले k थी, n की जगह k लिखा था, अब आप n की जगह k+1 इंटू k+1+1 लिखेंगे। ये k+1 आपने n की जगह लिखा है। अच्छा, अगर आपको एक टर्म और ऐड करनी हो, फर्ज कीजिए आप चाहते हैं कि इसमें आप एक टर्म और ऐड कर दें, तो क्या करेंगे? जाहिर है नंबर ऑफ टर्म्स अब आपके पास k की बजाय k+1 की बजाय k+2 हो गई, तो आपने इस n की जगह क्या लिख देना है? प्रोपोजिशन आपकी इस तरह से हो जाएगी, आपने एक टर्म बढ़ाई n की जगह k+2, आपने इसमें एक और टर्म ऐड करनी है +k+3 करनी है, तो n की जगह राइट साइड पर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब सम करते हैं तो रिजल्ट इंक्रीज होगा ना। देखिए ना, 1+2+3 6 होता है। अगर 1+2+3 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या ये 6 रहेगा? ये 4 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आपने इसमें 5 ऐड कर दिए, 1+2+3+4+5, तो आपके पास ये 10 नहीं रहेगा, बढ़ के 15 हो जाएगा। अगर आपने +6 किया तो ये 21 हो जाएगा। इसका मतलब सम, राइट साइड इज द सम ऑफ द सीरीज, और ये अरिथमेटिक सीरीज है, लिहाजा अगर नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करेंगे तो सम भी इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? अब गौर कीजिएगा कि आपने इसे इक्वेशन 1 कहा था, तो आपके पास दिस इज, व्हाट इज दिस इज पीके। ये क्या है? पीके है। बाय कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये आपका हो गई pk प्लस k+1। k+1 कौन सी टर्म है? ये k+1th टर्म है, और इसको आप क्या कहेंगे? tk+1। तो याद रखिएगा इसकी लेफ्ट साइड को कहेंगे दिस इज pk प्रोपोजिशन ऑफ k प्लस tk+1 इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज। तो हमें इस तरह नहीं अभी करना, सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। तो ये आपके पास क्या है? k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2। एक तरीका तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं, pk की वैल्यू, pk का रिजल्ट क्या है? दिस वाज pk, और pk बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ pk, तो pk की वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ pk की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? अब आपको लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, और लेफ्ट साइड सॉल्व करना बहुत आसान है। इसमें k+1 कॉमन ले लीजिए, तो पहली टर्म से k/2 और दूसरी से 1 बचेगा। यहां पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो आप जानते हैं कि ये k+1 ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर k+2 से मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट साइड पर भी k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाय 2 है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड यहां भी
राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ये साइड वर्क समझाने के लिए है, ये नहीं नोट करना। आइए इसका सेकंड मेथड करते हैं, जरा मैं उसे एक्सप्लेन करके ही करवाऊंगा। ये फर्स्ट मेथड था, इस पर हेडिंग डाल लीजिएगा फर्स्ट मेथड, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो इसका स्टेप 1 उसी तरह से होगा, पुट n इज इक्वल टू 1 या फॉर फर्स्ट टर्म ओनली। इस स्टेप का नाम क्या है? बेस स्टेप, इंडक्शन बेस भी कह सकते हैं। मैं शॉर्ट करके करवा रहा हूं, तो आपके पास ये होगा P1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म लेनी है और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट कर देना है। क्या जाहिर करता है? P1 इज ट्रू। स्टेप 2, इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी हम लेट करते हैं Pk इज ट्रू। तो आपके पास Pk क्या हो जाएगी? 1 प्लस 2 प्लस 3, जहां जहां n है वहां वहां k कर दीजिए। नोट इट, फिर मैं मिटाऊंगा। इसके बाद वाला नोट कीजिएगा, मैं इसे यहां शॉर्ट लिख रहा हूं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, गिवन दैट Pn है 1 प्लस 2 प्लस 3। स्टेप 1 जो था आपका, उसमें आपने n की जगह 1 रखा था और आपने साबित किया था 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अपॉन 2, यानी 2 2 से कैंसल, तो 1 इज इक्वल टू 1। क्या जाहिर कर रहा है ये? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे क्या पता चला? P1 इज ट्रू। इज ओके? देखो ये शॉर्ट वे में मैंने किया है। इसके बाद आपने स्टेप 2 में एज्यूम किया है कि n इज इक्वल टू k पर Pn जो है वो ट्रू होगी, तो आपने n की जगह k रखा और इस स्टेप को हाइपोथेसिस का नाम दिया। आपकी ये इक्वेशन 1 है और आपकी इक्वेशन 1 की मदद से नई इक्वेशन बनी। ये 2 स्टेप्स तो हलवा स्टेप हैं, मैं ये स्टेप आइंदा नहीं करवाऊंगा। हर क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चंस के ये 2 स्टेप्स आपने खुद पहले से रफ कर लेने हैं। अब आपने स्टेप 3 करना है। स्टेप 3, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ऐड कर दें, क्या चीज ऐड करना है? डैश डाल दिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। देखो ये जो लास्ट टर्म है ना, इसे आप Tn कहते हैं। बाई चांस ये n के बराबर है, यहाँ 2n होता तो आप लिखते Tn इज इक्वल टू 2n। अगर यहाँ n स्क्वायर लिखा होता, n स्क्वायर होता तो आप लिखते Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर यहाँ 3n प्लस 5 लिखा होता तो आप Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 5 ही लिखते। तो आपने यहाँ पर n की जगह रखना है k प्लस 1। आपने k प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है। क्या करनी है? याद रखिएगा, k प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है। Tn अगर दे रखा है जो भी, तो आपने k प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है, यानी n की जगह क्या रखना है? k प्लस 1। और दोनों तरफ इस वैल्यू को जो फाइंड करनी है, k प्लस 1th टर्म दोनों तरफ ऐड कर देनी है। आपके पास ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस k प्लस 1। दूसरी तरफ भी आपने यही हरकत करनी है। ये सेकंड मेथड है। अब आप जानते हैं लेफ्ट साइड को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, राइट साइड को सॉल्व करने, और सॉल्व करने का तरीका वही है, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइजेशन का पहला मेथड है कॉमन लेना। आपने कॉमन ले लिया, उसके बाद आप जानते हैं कि इस मिडिल ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, k प्लस 2 हो जाएगा।
आपके पास ये हुआ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाई 2। गौर कीजिएगा कि आपके पास राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 में क्या थी, और ये थी Pn, ये थी Pn। अगर n की जगह k प्लस 1 रख देते तो आपके पास ये होती k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। आपने n की जगह k प्लस 1 रख दिया तो ये इस तरह से हो गई। तो इसे उस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और ये क्या होगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। गौर कीजिएगा, आप चाहें तो ये ब्रैकेट्स ना भी बनाएं, इस तरह लिखते हैं, ये n हो गया और ये n प्लस 1 हो गया। तो आप मुझे बताइए कि ये इसी रिजल्ट की तरह का नहीं बन गया? तो आपने क्या लिखना है यहां पर, पी के प्लस 1 इज ट्रू, या आप यूं भी लिख सकते हैं पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इज ओके? यानी आपने सॉल्व करके इस फॉर्मेशन में इसे कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद स्टेप 4 याद रखिएगा, वही लिखना है जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने शुरू में लिखवाया था। स्टेप 4 क्या है? कंक्लूजन है। ये स्टेप 3 मैंने करवाया है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 की हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, और उसमें वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखेंगे जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था। हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट बने या नहीं बने? तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, आपकी नीयत आपके अमाल पर असरअंदाज होनी है। अल्लाह ताला आपकी नीयत ठीक करें, आपके दिल में अपने पेरेंट्स की मोहब्बत पैदा करे, अपने टीचर्स का एहतराम पैदा करे। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत डिटेल से सीखा है। अल्लाह करे कि ये आपके जहन में रहे, आप इसे रिवाइज करें, और इसकी बुनियाद पर हम अगले पीरियड में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।